अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। क्यों अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम हो तो एक हम डायरेक्शन बता सकते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। नंबर 2, अगर हमें केसी की वैल्यू मालूम है, अगर हमें केसी की वैल्यू मालूम है तो फिर इसके जरिए हम प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट कहते हैं हद को, कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए हैं हम ये बता सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, इस चीज को मालूम करना कहलाता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कितनी मिकदार के अंदर रिएक्टेंट और कितनी मिकदार के अंदर प्रोडक्ट मौजूद है, इस चीज को भी मालूम किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड की जा सकती है अगर हमें केसी की वैल्यू मालूम हो। तो केसी की वैल्यू तीन तरह की हो सकती है, या तो केसी की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, या केसी की वैल्यू बिल्कुल स्मॉल होगी, या केसी की वैल्यू नॉर्मल होगी। तो इस टॉपिक को एक्सटेंट फाइंड करने से पहले आपको दो रिलेशंस याद करने पड़ेंगे। रिलेशंस क्या होंगे? आपको पहले ये बात याद करनी पड़ेगी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होता है। मतलब कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है तो आप ये कहोगे कि उस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू बहुत कम आती है तो आप कहोगे उस रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम कायम होगा तो उसमें प्रोडक्ट भी क्या होगा? कम होगा। आई थिंक आसान सा रिलेशन है कि Kc की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा, Kc कम तो प्रोडक्ट भी कम होगा। ये पहला रिलेशन याद करेंगे आप। ये फर्स्ट रिलेशन होगा जो आपको पहले याद करना पड़ेगा, Qc और Kc का रिलेशन। इसके बाद एक और रिलेशन याद करेंगे, दूसरा रिलेशन याद करेंगे कि रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। मतलब अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ज्यादा है तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा। ये तो कॉमन सी बात है। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया इट मीन रिएक्टेंट क्या हो गए? कम हो जाएंगे। ये इनवर्स होगा, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आपको ये दो रिलेशन समझ आए हैं, अगर आपको ये दो रिलेशन समझ आ जाएंगे तो बाकी टॉपिक करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलें यहां हम इन रिलेशंस की बेस पर, इन रिलेशंस को देखते हुए हम इस टॉपिक को मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट कितना है। पहली कंडीशन, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जब इक्विलिब्रियम कायम होता है ना, इक्विलिब्रियम कायम होता है तो उनके लिए Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही होती है। जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है 22.2 10 to the power 22, बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है। अगर Kc की वैल्यू ज्यादा है तो फिर जब इक्विलिब्रियम कायम होगा रिएक्टेंट कितने होंगे, प्रोडक्ट कितने होंगे? तो यहां से देखते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इक्विलिब्रियम कायम हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो गया, तो Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। जब Kc की वैल्यू ज्यादा आ रही है इट मीन उस वक्त प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा। Kc की वैल्यू ज्यादा इट मीन उस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा। और जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है तो फिर रिएक्टेंट क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है? बहुत कम होते हैं। इसी बात उसने लिखा हुआ है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इट इंडिकेट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इससे हमें यह मालूम होता है कि जब इक्विलिब्रियम कायम होगा रिएक्शन मिक्सचर contain almost all the product
Kc की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सारे का सारा, तकरीबन सारे का सारा प्रोडक्ट होगा, जबकि एंड रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल। जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फिर रिएक्टेंट क्या होंगे, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होंगे। जब सारे का सारा प्रोडक्ट होगा इट मीन रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका है। तो दिस रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन। इसकी एग्जांपल देखें, जब ऑक्सीडेशन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है एट 1000 केल्विन टेम्परेचर ज्यादा होता है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाता है। जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट बहुत कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जब ज्यादा होगा तो रिएक्शन कंप्लीट ही होगा। और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू, प्रोडक्ट ज्यादा है ना तो Kc की वैल्यू भी ज्यादा आती है, और Kc की वैल्यू होती है 2.2 10⁻²²। ये वैल्यू बहुत लार्ज है, पावर 22 है, तो ये पहली वैल्यू हो गई Kc की वैल्यू लार्ज। दूसरी कंडीशन, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन होता है और इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, लेकिन उसके अंदर Kc की वैल्यू बहुत कम आ रही होती है। जब Kc इक्विलिब्रियम कायम हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स के बराबर हो गया, Kc की वैल्यू कम आ रही है। जब Kc की वैल्यू कम है, जब Kc की वैल्यू कम है तो फिर प्रोडक्ट भी क्या होगा, कम होगा, और जब प्रोडक्ट कम होगा तो फिर रिएक्टेंट क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। Kc की वैल्यू कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। तो ये लिखा हुआ है, इट इंडिकेट एट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश विद वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, मतलब कि बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए, जिससे ये मालूम होगा ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, सारे का सारा रिएक्टेंट मौजूद है। जब सारे का सारा रिएक्टेंट होगा तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। अगर आपको Kc की लार्ज वैल्यू आती है तो स्मॉल उसके इनवर्स है, उस तरह भी याद कर सकते हैं, वरना रिलेशंस के जरिए याद कर लेंगे। इसकी एग्जांपल, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके लिए अंदर इक्विलिब्रियम फौरन कायम हो जाता है, थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ कन्वर्ट होता है, तो वो होता है हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया NH3। जब इसकी डीकंपोजिशन होती है तो N2H2 बनता है। अभी थोड़ी सी अमाउंट प्रोडक्ट की बनी होती है और इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। इट मीन ज्यादा मिकदार के अंदर अमोनिया होता है और कम मिकदार के अंदर प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट कम होगा तो Kc की वैल्यू भी कम होती है, और Kc की वैल्यू कितनी है, 3.0 10⁻⁹ है। माइनस इट मीन वेरी स्मॉल वैल्यू होगी। ये एग्जांपल साथ मेंशन करेंगे। लास्ट कंडीशन, वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। सिंपली हम ये कहते हैं कि अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, तो क्या हो जाएगा, जब Kc की वैल्यू नॉर्मल होगी तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब 50% होगा। जब प्रोडक्ट नॉर्मल होगा तो रिएक्टेंट भी क्या होंगे, कंपेरेबल, बराबर ही होंगे। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है N2O4 डिकम्पोज होकर NO2 बनाता है, ये तकरीबन 50% प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, 50% प्रोडक्ट के अंदर। मतलब कि अगर हमारे पास N2O4 मौजूद है 10 ग्राम, तो ये प्रोडक्ट बना देता है 5 ग्राम। जब ये 5 ग्राम प्रोडक्ट बना देगा तो पीछे रिएक्टेंट में कितना रह जाएगा, हमारे पास 5 ग्राम ही रह जाएगा, 10 में से -5 हो जाएगा ना। तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो कंपेरेबल है, तकरीबन बराबर है। ये भी हो सकता था कि यहां पर वैल्यू बनती 4.5, तो यहां कितना बन जाता हमारे पास 5.5, तो ये कंपेरेबल अमाउंट है, तकरीबन बराबर अमाउंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मॉडरेट वैल्यू। सच रिएक्शन हैज कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंपेरेबल मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसकी एग्जांपल N2O4 की डिकम्पोजिशन है। इसके लिए Kc की वैल्यू 0.211 आंसर आता है। तो ये हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का तरीका होगा। अगर आपको सिर्फ ये दो रिलेशंस आने चाहिए, इनके साथ एग्जांपल मेंशन करेंगे और ये हमारे पास Kc की इंपॉर्टेंस कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज।